हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री के लेसन नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात करेंगे। आपका जो टोटल सिलेबस है बेटे, उसमें ये लेसन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं आपको भेजूंगा आप उनको बहुत ध्यान से देखना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा लेसन है, 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टडी किया था, उसी के ये मान लीजिए कि आगे की कुछ कहानियों को हमें इसमें जो है जोड़ना है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम एक व्यक्ति का जिक्र करेंगे जिनका क्या नाम था, फ्रेडरिक सोरेल। अगर हम फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने एक इमेजिनेशन के ऊपर काम किया था। बेसिकली पेंटिंग्स की एक सीरीज इन्होंने तैयार की थी, जिसमें टोटल 4 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी। उसी में से एक पेंटिंग को आपकी बुक में जो है हाईलाइट किया गया है, जिसमें नेशन स्टेट के जो कंसेप्ट है उसके बारे में सबसे पहले जो है बात की है। अगर हम फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सोसाइटी है, यानी यूरोप के लोग बात कर रहे हैं, वहाँ सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, एक वैरायटी का प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं अप्लाई होना चाहिए, यानी एक ऐसी समाज की कल्पना की गई जहाँ सब लोग मिलजुल कर रह सके और एक ही कंसेप्ट के ऊपर जो है काम कर सके। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि भाई एक बहुत लंबी चेन आपको लोगों की दिखाई देगी, जैसे ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह चलती है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग आपको इसमें जो है जाते हुए दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहले कौन दिखेंगे आपको, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग दिखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों ही जो कंट्री थे उस समय तक जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेशन स्टेट बन चुके थे। इनको फॉलो अप देने के लिए वहां पे आपको फ्रांस मिलेगा अपने तिरंगे झंडे के साथ। देन आफ्टर जर्मनी के लोग मिलेंगे। हालांकि जो जर्मनी था वो तब तक यूनिफाइड नहीं हुआ था, पर वहां के जो लोग हैं वो इसी आशा के साथ आगे जा रहे थे। ठीक है, सामने की तरफ आपको जो है कुछ मलबा पड़ा दिखाई देगा, वो किस चीज को इंडिकेट करता है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो अब जो है यूरोप से धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी निरंकुश गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो यूरोप से धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। ऊपर आपको जो है जीसस दिखाई देंगे जो ब्रदरहुड का मैसेज हमें देने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो दो चीजें आपको वहां दिखाई देंगी, एक तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी ज्ञान का प्रकाश आप इसको कह सकते हैं, और सिटीजन राइट्स के बारे में जो है उसमें डिस्कस किया गया है। ये जो कंसेप्ट था बेसिकली जो फ्रेडरिक ने इमेज किया था, इसी में हमारा लेसन आगे चलता है, जिसे हम नेशनलिज्म इन यूरोप के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप की या नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य जो शब्द था, देखिए यूरोप में इसके ऊपर काम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसको धीरे धीरे अप्लाई करने की जो कोशिश की गई वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ठीक बाद जो है की गई थी। अब जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, यानी निरंकुशवादिता आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे जो रूलर होता है वही सब एक तरीके से मान लीजिए कि वही सिरमौर है, जो वो कहेगा, जो वो चाहेगा वो करेगा। आम आदमी को अपनी बात कहने का राइट जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, देन अगर हम बात करते हैं टोकन जो शब्द है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, यानी टेक्निकली देखें तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जैसा हम सब जानते भी हैं कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई और लुई 16 को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे वहां पर, उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का जो कंसेप्ट था उसी को उन्होंने नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस जो है डिक्लेयर किया, और 1792 में उन्होंने क्या किया कि फ्रांस को रिपब्लिक भी डिक्लेयर किया गया था। ये वो लोग थे जो फ्रांस को एक नए मोड पर लेके जाने चाहते थे, ठीक है ना, और वो अपने काम में सक्सेसफुल भी थे डेफिनेटली। बहुत सारी जो चीजें थी, जो बर्थ के आधार पे जो राइट दिए जाते थे वो सब खत्म कर दिए गए थे। क्लैरिकी नोबिलिटी के लोगों को जो स्पेशल चीजें दी जाती थी वो सब खत्म कर दी गई थी। चर्च का जो विशेष अधिकार थे वो उससे छीन लिए गए थे। इवन आप ये देखिए खाने पीने की भी अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रेड थी वो भी सबके लिए कंपलसरी एक तरीके से किया गया था कि सबको इसी तरह से एक तरह की ब्रेड के ऊपर काम करना चाहिए या खानी चाहिए। इसी चीज का जिक्र एक बार अगर आपको याद हो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हमने पढ़ा था 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, है ना। यानी इनकी पूरी कोशिश ये थी कि फ्रांस को आप एक ऐसे कंट्री के तौर पे वर्ल्ड मैप पे एस्टेब्लिश करें ताकि जो है वो लोगों के लिए एक आइडियल स्टेट जो है बन सके। जैसे वेट एंड मेजरमेंट पे भी बहुत सारा काम किया गया था, इक्वल टैक्स जो कंसेप्ट था उसको भी अप्लाई करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी थे इन्होंने क्या किया, इनका ये मानना था कि जो फ्रांस के अंदर हुआ है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी होना चाहिए। जैसे फ्रांस के अंदर जैकोबिन क्लब था, तो इसी तरह के बहुत सारे क्लब जो हैं यूरोप के अलग अलग कंट्री के अलग अलग शहरों में खुल गए थे। यानी एक कोशिश की जा रही थी कि जो फ्रांस में हुआ वही अब सब जगह होना चाहिए। यहीं पर हम जो है नेपोलियन जो कोड थे या नेपोलियन को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए नेपोलियन के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो ये मान लीजिए कि फ्रांस में जो चीजें पहले शुरू हो चुकी थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम नेपोलियन ने किया था। बहुत
बहुत सारे मेजरमेंट के ऊपर, बहुत सारे रिफॉर्म के ऊपर उसने काम किया था। इक्वल वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर काम किया, डेसिमल सिस्टम के ऊपर काम किया गया है ना, इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम किया गया। जो स्लेव होते थे, जो गुलाम होते थे, उस चीज को भी कुछ समय के लिए जो है नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी उनके ऊपर उसने बहुत काम किया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, इन सब चीजों को एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई। यानी जो बिजनेसमैन थे उनको लगा कि भाई वाकई हमारा भी जो जीवन है वो वाकई में कोई जीवन है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी फ्रांस के अंदर, तो अब ये कंपलसरी था एक तरीके से। आप ये मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलनी है। यानी एक तरीके से अगर हम देखें नेपोलियन को, अगर हम चेक करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर उसने काम किया और वास्तव में ये जो सिस्टम था बहुत एफिशिएंट था और डेफिनेटली लोगों ने इसको जो है एप्रिशिएट भी किया था। लेकिन अब एक नया इशू वहां पे डेवलप हो रहा था। शुरू में क्या था, लोगों ने माना कि जो ये नेपोलियन है ये लिबरेटर का काम कर रहा है, लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली अब हमें ये निरंकुशवाद जो होता है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, उससे हम सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि नेपोलियन जहां जहां जीतता जाता था अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को वहां का राजा वो डिक्लेयर कर देता था। तो यानी लोगों को लगा कि जिस उद्देश्य के साथ ये बंदा आया था उस पर तो ये काम कर नहीं रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी, जैसे टैक्स जो थे वैसे तो सिंगल टैक्स अप्लाई किया जाता था लेकिन उसका रेट बहुत बढ़ा दिया गया। इसके अलावा फ्रांस क्योंकि कॉन्टिन्यू वॉर में बिजी था तो बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत थी, तो जबरदस्ती जो है सोल्जर्स को भर्ती किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था, सेंसरशिप जो है अप्लाई की गई। तो इससे क्या हुआ कि नेपोलियन ने जो अच्छे काम किए थे वो हो गए एक तरफ, ठीक है ना, और जो उसकी कमियां थी, जो उसकी बुराइयां थी, उन्हीं को जो है लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किया। यानी जिस व्यक्ति को अपना आइडियल मानते थे धीरे धीरे उससे पीछे छिड़ाने की जो कोशिशें थी वो जो है यूरोप के अंदर जो है शुरू हो गई थी। आज बस हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसानी से ये लेसन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। इसके अलावा भाई आप एक और चीज का ध्यान रखें कि कोई भी जो है एक तरीके से ये मान लीजिए कि कोई भी पर्सनल कमेंट ना करें, ठीक है ना। आप जो भी वीडियो देखते हैं अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली आप उसे शेयर करें, ठीक है ना, लेकिन कोई भी पर्सनल मुद्दे पे बात ना करें। हमारा जो चैनल है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर, ठीक है। आज हम इतनी बात करते हैं, बाकी जो बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।